friends, welcome to MG's प्रीमियम लॉ एकेडमी। और हम जूरिस्प्रूडेंस के एक नए लेक्चर में आज हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के लेक्चर्स आप लोगों ने सुने होंगे और उनको समझने की कोशिश की होगी। डिफरेंट जूरिस्ट जो हैं उनके व्यूज जो थे उनको आपने समझा होगा, उनको पढ़ा भी होगा। और मेरी गुजारिश है कि आप पढ़ें जरूर। जब तक आप ये जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप इसको सिलसिलेवार पढ़ेंगे नहीं, तो क्योंकि हम अब से 200, 300 या 500 साल पहले के एरा की बात कर रहे हैं, तो उस युग की जब तक हम बात को नहीं समझेंगे, हमें आगे की बात समझ में नहीं आएगी। और ये डेवलप कैसे हुआ, लॉ डेवलप कैसे हुआ, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो ये जूरिस्प्रूडेंस से ही आपको समझ में आएगा। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी HLA हार्ट की, जिनकी उनके कंट्रीब्यूशन की बात की थी हमने, और उनके कंसेप्ट ऑफ लॉ की बात की थी कि उनका कंसेप्ट ऑफ लॉ जो था उन्होंने ये बताया था हमें, अकॉर्डिंग टू हार्ट्स लॉ एज ए सिस्टम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रूल्स उन्होंने बताया था, जिसके अंदर प्राइमरी रूल्स थे और सेकेंडरी रूल्स थे। उनका ये कहना था कि प्राइमरी रूल्स जो हैं ये दीज रूल्स आर बाइंडिंग, और ये रूल्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जिनके जो सामाजिक ताने बाने को जोड़ते हैं और इनसे आदमी बच नहीं सकता। जैसे कीनशिप का मामला है, या इसके अलावा उन्होंने फैमिली सेंटीमेंट्स की बात की थी, जहां पर आदमी अपने पारिवारिक तौर से जुड़ा रहता है और वो उस चीज से अलग नहीं हो पाता है। और उन्होंने कहा था ये जो है ना, इट्स ए सेट ऑफ, इट्स ए यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इट्स ए यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल, जिसके अंदर दोनों मिलके जो है इसको लॉ को जन्म देते हैं। तो आज दोस्तों हम उससे थोड़ा सा आगे चलने की बात कर रहे हैं, जिसमें वी गोना स्टडी एंड अंडरस्टैंड हार्ट्स व्यू ऑन लॉ एंड मोरालिटी। हार्ट्स का जो कानून और मोरालिटी के बीच में जो उनके व्यूज थे, उनके बीच उनका क्या कहना था कि इनमें क्या कोई संबंध है या इनमें कोई संबंध नहीं है, ये क्या दोनों जुड़े हुए हैं या दोनों अलग अलग हैं, क्या एक दूसरे के पूरक हैं, संपूरक हैं। तो ये सब चीजें बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप ये देखें कि द फर्स्ट थिंग जो हार्ट ने कहा था, उन्होंने कहा था हार्ट डज नॉट डिनाउंसेस द रोल ऑफ नेचुरल लॉ इन हिज पॉजिटिविज्म। उन्होंने जो है पॉजिटिविज्म के अंदर जो अपना पॉजिटिविज्म उन्होंने बयान किया, उसके अंदर उन्होंने जो नेचुरल लॉ था उसको सिरे से खारिज नहीं किया कि उन्होंने क्या दिया, नहीं साहब हम बिल्कुल नेचुरल लॉ क्या चीज है हम इसको मानते हैं। जैसे कि ऑस्टिन ने और केल्सन ने कर दिया था। अनलाइक ऑस्टिन एंड केल्सन, हार्ट कंटेंटेड, उन्होंने अपने तर्क दिए दैट इट इज नेसेसरी फॉर लॉ एंड मोरालिटी टू हैव सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल लॉ एज लॉजिकल नेसेसिटी। उन्होंने ये बताया कि ये जो है बहुत जरूरी है कानून के लिए भी और नैतिकता के लिए भी, कि इनके अंदर जो है नेचुरल लॉ जो है उसका सर्टेन एलिमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बिना पे ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। मोरालिटी इज इम्प्लिक्ट इन हार्ट्स पॉजिटिव लॉ which he describes as a union of primary and secondary rules। ये उन्होंने कहा मोरालिटी जो है वो हार्ट्स का जो पॉजिटिव लॉ था उसके अंदर बिल्कुल घुसी हुई है, उसके अंदर मिली हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब ये प्राइमरी रूल्स हैं और ये सेकेंडरी रूल्स हैं, और प्राइमरी रूल्स के बिना सेकेंडरी रूल्स जो है वो किसी तरह से एग्जिस्टेंस उनकी नहीं है। और अगर लॉ की उत्पत्ति होनी है तो प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स से मिलके होनी है। ये लॉ जो उन्होंने बात कही थी। As a member of society, individuals feels morality bound to abide by these rules। उन्होंने कहा कि एक सामाजिक ताने बाने का हिस्सा होते हुए एक आदमी जो है वो मोरालिटी से बिल्कुल बाउंड है, वो उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता, और वो जो मोरालिटी के नियम है उसको जो है वो मानने ही पड़ेंगे किसी न किसी तरीके से।
एज ए मेंबर ऑफ एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। उनका ये उसकी ड्यूटी भी है और उसका ऑब्लिगेशन भी है। Therefore, Hart asserts that law and morality are complementary and supplementary to each other। उनका ये लॉ जो है और मोरलिटी जो है ये एक दूसरे के पूरक और संपूरक हैं। इसके बिना मोरलिटी, लॉ के बिना मोरलिटी का काम और मोरलिटी के बिना लॉ जो है वो अधूरे रहेंगे। तो इसलिए इन दोनों का सेम टाइम पे एग्जिस्ट करना जो है वो बहुत जरूरी है। इन हिज व्यू देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ मोरलिटी। उन्होंने कहा कि इसके 4 जो एट्रीब्यूट्स हैं मोरलिटी के, वो है नंबर 1 इंपॉर्टेंस, नंबर 2 इम्यूनिटी फ्रॉम डेलिब्रेट चेंज। एकदम से आप कोई चीज मोरली आपके यहाँ पर गलत है, आप उसको रातों रात नहीं बदल सकते। इट टेक्स टाइम टू चेंज दैट। यू हैव टू एजुकेट पीपल, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि यार ये हम जो चीज कर रहे हैं इसके करने की वजह क्या है। देखिए हमारे यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें मोरलिटी में कहाँ पे 377 एक सेक्शन था अननेचुरल सेक्स का, जो किसी जमाने में आपके यहाँ पर क्राइम था और वो मोरलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट था और उसको नहीं माना जाता। लेकिन विद द पासिंग टाइम पीपल हैड स्टार्टेड थिंकिंग इन डिफरेंट वे और आज की डेट में वो सेक्शन जो है वो उसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। तो इसमें इम्यूनिटी होती है फ्रॉम डेलिब्रेट चेंज। एकदम से आप नहीं कर सकते, हो जाएगा लेकिन इट विल टेक टाइम। वॉलंटरीली कैरेक्टर ऑफ मोरल ऑफेंसेस जो है इसके अंदर होगा। तीसरा फॉर्म ऑफ मोरल प्रेशर विच सेपरेटेड फ्रॉम एटिकेट कस्टम्स एंड अदर सोशल रूल्स। उन्होंने कहा एक मोरल प्रेशर जो है वो होता है और वो इसको जो है एटिकेट से, आपके एटिकेट्स कैसे हैं, कस्टम्स क्या हैं और आपके सोशल रूल्स क्या हैं, उनसे अलग करता है। अब जैसे हमने बात की थी क्रिटिसिज्म जो है वो जब कोई समाज में कोई बात कहता है तो उसको कुछ लोग उससे सहमत होते हैं, कुछ लोग उससे सहमत नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से जो हार्ट ने ये सब बात की थी, जो इनका कंसेप्ट ऑफ लॉ था, इसका भी लोगों ने इसकी आलोचना करी और लोग इससे सहमत नहीं थे। और खास तौर से डॉर्किन जो थे, ही डिनाउंसेस हार्ट्स व्यू ऑफ लॉ इज यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉ। उन्होंने कहा ये जो लॉ है ये प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स की यूनियन है। उन्होंने इसको डिनाउंस कर दिया, उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। एंड एक्सक्लूजन ऑफ मोरलिटी फ्रॉम लॉ। उन्होंने कहा ये जो इन्होंने मोरलिटी का जो एक्सक्लूजन कर दिया है लॉ से, ये हम इस बात को नहीं मानते हैं, ये बात नहीं चलेगी। दूसरे थे लियोन फुलर। उन्होंने भी हार्ट की आलोचना की और उन्होंने कहा द लॉ ऑफ रिकॉग्निशन इज ओनली लॉ, दिस व्यू इज नॉट ओके एंड वी आर नॉट एग्रीड विद हार्ट। उन्होंने कहा कि हम हार्ट के इस व्यू से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि ये जो इन्होंने लॉ ऑफ रिकॉग्निशन दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, रिकॉग्निशन के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि ये ही एक नियम है, ये हम नहीं मानते, वी आर नॉट एग्रीड विद दिस, कि सिर्फ इसी को मान लिया जाए, इसी के ऊपर सारा काम किया जाए, ऐसा नहीं है। ही बिलीव्स लीगल सिस्टम बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट मस्ट कंसर्न इटसेल्फ विद लॉ एज इट इज। उनका ये मानना था कि ये जो लीगल सिस्टम है ये एक ऐसा तंत्र है जो आदमी के एक्सटर्नल बिहेवियर को कंट्रोल करता है और ये जो है इसका जो कंसर्न है, इसका जो सिर्फ झुकाव होना चाहिए वो व्हाट इज लॉ, विद लॉ एज इट इज, जैसा कानून है उसके ऊपर होना चाहिए, एंड एज और टू बी, और ना कि इसके ऊपर होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए। ये इनका मानना था। अकॉर्डिंग टू द फुलर 8 कंडीशंस विच कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल मोरलिटी ऑफ लॉ आर। इन्होंने 8 इसके सिद्धांत बताए थे, कंडीशंस बताई थी, जो उन्होंने कहा कि इंटरनल मोरलिटी को जो कंट्रोल करती है, वो मैं आपको बता रहा हूं और इन द लेक्चर विल गेट इट रिटन। देयर मस्ट बी रूल्स। पहली बात उन्होंने कहा नियम होने चाहिए।
दूसरा, द रूल मस्ट बी पब्लिश्ड। उन्होंने कहा सिर्फ रूल बनाने से काम नहीं चलेगा, ये पब्लिश्ड भी होने चाहिए। थर्ड, रिट्रैक्टिव लेजिस्लेशन मस्ट नॉट बी यूज्ड एब्यूसिवली। देखिए, जो लॉ है वो दो तरह के लॉ होते हैं। आप इसको जब अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया भी था, और दोबारा हम जब पढ़ेंगे तो बता देंगे इसको एक बार फिर, लेकिन अभी आप समझे यहां पर कि दो तरह के जो है कानून होते हैं। एक तो रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं और एक प्रोस्पेक्टिव होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि आज हमने कानून बनाया, मसलन 20 दिसंबर 2020 को हमने कानून बनाया, लेकिन हमने ये कहा कि ये कानून जो है 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ, यानी कि 10 साल पहले से लागू हुआ ये कानून। ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव। और प्रोस्पेक्टिव जो होते हैं वो ये होते हैं, हमने आज 20 दिसंबर को अपने कानून बनाया 2020 को, और हमने कहा कि साहब ये कानून हमने बना तो दिया है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मसलन 1 जून 2021 से होगी, अब से 6 महीने बाद होगी, आज से नहीं होगी। ये होता है प्रोस्पेक्टिव। तो इन्होंने कहा ये जो रिट्रैक्टिव लेजिस्लेशन जो है वो अगर कोई हो रही है तो उसका यूज जो है वो एब्यूसिव नहीं होना चाहिए। आप देखें, मैं आपको बताऊं, बड़े मजेदार बात है, अभी बात सामने आ गई है तो आप समझें। आजकल आपने अखबारों में केस आ रहा है, बहुत ज्यादा लव जिहाद का केस आ रहा है, जिसके अंदर बरेली का युवक है और उसके अंदर एक युवती है जिन्होंने 6 महीने पहले या 5 महीने पहले शादी कर ली। वो अब 5 महीने बाद जो है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए गए, तो उसके बाद में साहब उनको पकड़ लिया गया, उनको जो है थाने में ले जाया गया, या जो भी बहरहाल वहां पर मामलात हुए। तो अब लास्टली क्या हुआ? लास्टली ये हुआ कि ये तो 5 महीने पहले शादी कर ली और कानून बनाए। अब आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें, सभी विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स, और जो लोग कहीं एग्जाम में भी बैठ रहे हैं, क्रिमिनल लॉ में स्पेसिफिकली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स नहीं होते। किसी भी क्रिमिनल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स नहीं होते। कोई चीज अब से 10 साल पहले अपराध नहीं थी, कल तक कोई चीज अपराध नहीं थी, और किसी ने वो एक काम किया और आज आपने कानून उसके अगेंस्ट बना दिया, तो वो कल वाले पे लागू नहीं होगा। जो आने वाला कल है, इस कानून के बनने के बाद जो कुछ हो रहा है, अगर उस वक्त में किसी ने वो काम किया तो जो है वो अपराध होगा। मसलन फॉर एग्जाम्पल, जो कल जा चुका उसमें शराब बेचना अपराध नहीं था, आज आपने कानून बना दिया शराब बेचना अपराध है, तो आज के बाद कल अगर कोई शराब बेचेगा तो अपराध होगा, लेकिन जो कल बेच चुका वो अपराध नहीं होगा। तो जहां तक क्रिमिनल लॉ की बात होती है वहां पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स जो हैं वो कभी पीछे से नहीं आते हैं, सिविल लॉ में आ जाते हैं। सिविल लॉ में ऐसा हो जाता है बहरहाल। लेकिन वो ये कह रहे हैं, इनका मानना ये था कि इन्होंने तो सिविल और क्रिमिनल की बात ही नहीं करी, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि रेट्रैक्टिव लेजिस्लेशन मस्ट नॉट बी यूज एब्यूसिवली। अगर कोई कानून आप ऐसा बना रहे हैं जो पीछे से लागू होगा, 2-4 साल पीछे से आप मान रहे हैं, या कोई कानून आप ऐसा बना दें जो आप कहेंगे भारत की आजादी के समय से ही लागू माना जाएगा, तो उसका जो है अब्यूसिव यूज नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने तीसरी चीज बताई थी। द रूल मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। जो आप नियम बना रहे हैं कानून के, वो समझने योग्य होने चाहिए, उसको हर आदमी आसानी से समझ ले। द रूल मस्ट नॉट बी कंट्राडिक्टरी। उन्होंने कहा ये जो आप रूल बना रहे हैं वो उनमें कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, उनके अंदर आपस में तसादुम नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक नियम तो ये कह रहा है कि साहब ये काम आप कर सकते हैं, और लेकिन आगे जाके आपने कहीं भी ऐसा लिख दिया जिसमें ये हुआ कि आप ये काम नहीं कर सकते। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास नहीं होना चाहिए कानून के अंदर। एक बात इन्होंने ये कही, द रूल मस्ट नॉट रिक्वायर द कंडक्ट बियॉन्ड द पावर ऑफ द इफेक्टिव पार्टीज। उन्होंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जस्टिस के लिए कभी भी न्याय की प्राप्ति के लिए, न्याय स्थापना के लिए, या कानून या अदालत के अंदर जो है जब हम करते हैं कि साहब अदलो इंसाफ होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत खास बात है। इसको आप समझें कि द रूल मस्ट नॉट रिक्वायर द कंडक्ट बियॉन्ड द पावर ऑफ द अफेक्टेड पार्टीज।
आप कोई भी रूल ऐसा ना बना दें कि जो इफेक्टिव पार्टी जो है जिनके ऊपर वो लागू हो रहा है वो जो है ना उसको बर्दाश्त ही ना कर सके, वो उसको झेल ही ना पाए, समझे नहीं। तो आपका कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे जनता जो है वो बर्दाश्त ना कर पाए। अगर इस तरह से आपने सजा जो है ये खास तौर से देखिए डिवाइन लॉ के अंदर बात की जाती है, एक जनरल बात होती है कि भगवान जो है आदमी की शक्ति से ज्यादा उसको दुख नहीं देता, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है। तो कानून ऐसा ना हो कि मसलन एक आदमी फॉर एग्जांपल उसकी इनकम 10 रुपए रोज की है, आपने उसके ऊपर फोन जो है ना फाइन लगा दिया 1000 रुपए का। आप जानते हैं कि भाई ये जो इसकी तो इनकम ही 10 रुपए की है, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। 7th जो उन्होंने पॉइंट कहा था, रूल्स मस्ट नॉट बी चेंज सो फ्रीक्वेंटली दैट द सब्जेक्ट कैन नॉट गाइडेड देयर एक्शन बाय देम। कि आप जो नियम, आप कानून के जो नियम बना रहे हैं वो कानून के नियम फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सुबह तो एक चीज कही, शाम को दूसरी चीज कह दी, अगली सुबह ही तो एक और नई चीज कह दी। तो क्योंकि फिर आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट है देश की जनता, सिटीजन्स, स्टेट की हम चूंकि बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा कि जनता आपके इन नियमों को फॉलो ही नहीं कर पाएगी। आपने सुबह कहा कि मसलन कोविड का टाइम है, आपने कहा सबको मास्क लगाना अनिवार्य है, लोगों ने मास्क खरीद लिए। अब आपने कहा कि साहब नहीं, मास्क जो है वो सिर्फ मास्क से काम नहीं चलेगा, आपको N95 मास्क खरीदने पड़ेंगे। तो जिस आदमी ने सुबह को जो है वो 10 रुपए का मास्क खरीदा था, अब उसको शाम को आते आते वो N95 मैंडेटरी आपने कर दिया, तो साहब वो खरीदना पड़ेगा। अगली सुबह जब हो गई तो आपने कहा भाई ये जो है मामला N95 से भी नहीं चल रहा, अब आपको तो साहब किट पहन के जाना पड़ेगा। तो आपने 24 घंटे में 3 चीजें बदल दी। तो इसमें जो आपका सिटीजन है, जो भी लॉ अबाइडिंग आदमी है, जिससे आप उसको फॉलो कराना चाह रहे हैं, वो आपके नियमों को पूरा नहीं कर पाएगा, वो उस लॉ को फॉलो ही नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने ये बात कही थी, रूल मस्ट नॉट बी चेंज सो फ्रीक्वेंटली दैट द सब्जेक्ट कैन नॉट गाइड देयर एक्शन बाय देम। और लास्टली ही सेड देयर शुड बी a congruence between the rules and as announced and their actual enforcement। उन्होंने कहा ये जो आप रूल बना रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, और इनकी इन्फोर्समेंट जो है, इन दोनों के बीच में समरूपता होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में एकरूपता होनी चाहिए, इन दोनों के अंदर जो हमने बताया था कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। और इन्होंने कहा यहां पर ये कहा कि समरूपता होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। यानी कि जो आपने कहा कि अगर आपने फर्ज करो चोरी करी तो हम आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट देंगे 1 साल का, तो आपका जब वहां पे इन्फोर्स हो रहा है, कोई चोरी कर रहा है, तो वैसा ही होना चाहिए। ये नहीं हुआ कि साहब आपने जो है उसको कहा नहीं इसको 10 साल की सजा दे दो, लिखा आपने 1 साल की, दे दी 10 साल की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो है कांग्रेस जो है वो रूल्स के अंदर होनी चाहिए। So these were the 8 points given by Fuller for internal morality of law। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि इज देयर एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव लॉ एंड मोरालिटी? क्या मोरालिटी और पॉजिटिव लॉ में कोई डिफरेंस है, कोई डिस्टिंक्शन है, इनके बीच में कोई भेदभाव है? तो आंसर इज यस, एग्जैक्टली ऐसा है, दोनों में फर्क है। और वो फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 5-6 पॉइंट हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं, बाद में आप लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं और आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। द फर्स्ट थिंग इज हम इसको टेबल बना लेंगे, एक तरफ पॉजिटिव लॉ लिख लेंगे, एक तरफ हम जो है मोरालिटी लिख लेंगे और पॉइंट्स वहां पर लिख लेंगे। पॉजिटिव लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स फॉर गवर्नेंस ऑफ द आउटवर्ड एक्ट ऑफ मैनकाइंड। पॉजिटिव लॉ जो है आदमी के जो उसका एक्सटर्नल बिहेवियर है उसको कंट्रोल और उसका कंडक्ट के वास्ते बना होता है। जबकि दूसरी तरफ मोरालिटी की बात अगर करें तो मोरालिटी
कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल राइट और रॉन्ग। मोरलिटी में नैतिकता में बात होती है, नेचुरल जो बात होती है कि साहब ये राइट है, ये रॉन्ग है। किसी की, जैसे हम बात करते हैं, किसी की बुराई करना जो है बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। चुगली करना बुरी बात है। छोटी छोटी क्लासों में ये सब चीजें बताई जाती हैं, झूठ बोलना पाप है। तो ये सब जो बात है ये सारी मोरलिटी की हैं। वहां पर जो था वो एक्सटर्नल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा था कि अब आप जब सड़क पे चलेंगे, आप जो है समाज में जाएंगे, तो आप जो है कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कोई समाज को नुकसान हो। आप रॉबरी नहीं करेंगे जिससे समाज को नुकसान हो, किसी इंडिविजुअल को नुकसान हो। आप जो है गोली नहीं चलाएंगे सरेआम जिससे कि समाज के अंदर दहशत पैदा करे। आप कोई टेररिज्म से जुड़ी हुई एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो वहां पर ये बात थी, और यहां पर जो बात थी वो मोरल्स की बात थी, नेचर, प्रिंसिपल ऑफ नेचर की बात थी, जो आपको सही और गलत बता रहा है। दूसरा जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि पॉजिटिव लॉ इट इज मैन मेड एंड इन्फोर्स बाय स्टेट। पॉजिटिव लॉ जो है ये आदमी द्वारा बनाए गए हैं और स्टेट द्वारा इनको लागू किया जाता है। जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये हमारी पार्लियामेंट ने बनाया और कहा कि साहब जो आप सामान खरीदोगे किसी पे 18% है, किसी पे 28% है, जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये मैन मेड लॉ हो गया। इसके अलावा जो है आप कत्ल अगर करेंगे, हालांकि मोरलिटी क्या है, मोरलिटी ये है कि कत्ल ना किया जाए, लेकिन मैन मेड लॉ क्या है, पॉजिटिव लॉ क्या है कि अगर आपने कत्ल किया तो 302 का मुकदमा आपके ऊपर चलेगा और आपको सजा दी जाएगी आपके अपराध की हिसाब से। और हियर इन मोरलिटी लॉ इज unwritten law, it is the unwritten law which are being meticulously followed by mankind as eternal law or divine law. Meticulously का मतलब होता है अडिग, हिल लेना वाला, इधर से उधर नहीं होगा। ये जो ऐसे लॉ हैं, डिवाइन लॉ भी इसको कह देते हैं, एटर्नल लॉ, कंडक्ट को ये बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करता है थ्रू मोरलिटी। और ये कहा जाता है साहब ये तो जो है ना भगवान का बनाया हुआ नियम है, इससे आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर जो है वो मैन मेड है और इन्फोर्स बाय स्टेट, और यहां पर कोई इनको इन्फोर्स करने के लिए कोई एजेंसी नहीं होती। मोरलिटी को इन्फोर्स करने के लिए कोई एजेंसी नहीं होती। तीसरी बात है जो पॉजिटिव लॉ है, बेस्ड ऑन फैक्चुअल नोशन ऑफ लॉ एज इट इज। ये फैक्चुअल लॉ के ऊपर होते हैं, जैसा कि लॉ है उसी के ऊपर पॉजिटिव लॉ चलेगा कि चोरी करना है, अगर आपको चोरी नहीं करनी है, अगर आपने चोरी की तो यू विल बी पनिश्ड। ये है पॉजिटिव लॉ। और वहां पर क्या, चोरी करना पाप है, आपको बता दिया गया। तो सॉट टू स्टडी लॉ फ्रॉम फिलॉसफी, आइडियल एंजल, बियॉन्ड ह्यूमन पावर। यहां पर ऐसी बातें होती हैं कि साहब ये तो साहब भगवान का क्या हुआ है, ये फिलॉसफी है साहब, ये तो एक जो है फरिश्ते के द्वारा लाया गया है, या बियॉन्ड ह्यूमन पावर है, कोई ऐसी शक्ति है जो आदमी की ताकत से बाहर है, आदमी उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। मोरलिटी के अंदर इस टाइप की बातें की जाती हैं और वहां पर जो है वो फैक्चुअल बात होती है। जो पॉजिटिव लॉ होते हैं दे आर रियलिस्टिक एंड साइंटिफिक। वो रियलिस्टिक भी हैं और साइंटिफिक भी हैं, दोनों चीजें वहां पे होती है। जबकि यहां पर जो है वो नेचुरल लॉ है, हालांकि वो किसी ना किसी तरह वहां से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो माना नहीं जाता ऐसा। पॉजिटिव लॉ में नो हाइपोथेटिकल एजम्पशंस, इसके अंदर कोई परिकल्पना ऐसे नहीं सो के ऐसा होगा तो वैसा होगा तो वैसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जो है लॉ एक्सप्लेन्स व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। मोरलिटी का जो लॉ है वो ही एक्सप्लेन करता है क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है। तो दोस्तों ये हमने बात की थी डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव लॉ एंड morality. I hope you guys would have understood all what I had taught you today. I request all of you to like, subscribe and share this channel. Any questions, once again I request you can write down or you can send on WhatsApp at my number 9873738444.
You can call me at 9312099246. I am very much increased by subscription of what I am getting, but still it's not that high which is sought to be. I request all of you to subscribe channel and share this knowledge to other students so they can be benefited by these lectures. Thank you.